हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने जनरल साइंस सीरीज़ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं, एक है यूनिट एंड डायमेंशन, एक है मोशन गति। ठीक है, और गति में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ाया है, तो वो भी आप वीडियो देख लेना, उनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और उसके नियम। तो अपन इसके अंदर बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। तो देखते हैं सबसे पहले अपना बल क्या होता है। तो बल होता है बेसिकली अपन किसी चीज़ को मतलब या तो पुश करें, या तो खींचे, या धक्का मारे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपन कई बार शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब डोर के ऊपर लिखा होता है पुल और पुश, मतलब या तो खींचते हैं या धक्का मारते हैं। तो मतलब अपने को कार्य करना पड़ता है, मतलब कुछ अपने एनर्जी लगती है, या फिर उसको मतलब कुछ फोर्स लगता है, कुछ मतलब कुछ बल लगता है, उसको अपन बल बोलते हैं। कोई अपन कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं बल। पुश और पुल मतलब या तो खींचते हैं, बंद करते हैं, तो उसको अपन बल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो अपन देखते हैं अभी बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। किसी चीज़ के ऊपर अपन बल लगाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो फर्स्ट इफेक्ट तो होता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में होती है ना तो वो मोशन में आ जाती है, स्थिर में होती है ना तो वो गति करने लग जाती है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन कोई बॉल लेती है, या फिर सबसे पहले कोई गाड़ी ले लो। कोई गाड़ी खड़ी है, उसके अगर अपन पीछे से धक्का मारेंगे ना, ये अपनी क्या है, कोई गाड़ी खड़ी है, ये अगर इसको पीछे से अपन धक्का मारेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी। ठीक है, जो रेस्ट से किस में आ गई, वो मोशन में आ गई। और ठीक है, एक तो कोई भी चीज़ रेस्ट में हो उसको अपन मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, स्थिर से गति में ला सकते हैं। दूसरा प्रभाव क्या होगा, मोशन टू रेस्ट, कि मतलब गति में हो तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। तो मतलब सपोज कर लो कोई ये फुटबॉल है अपने, ठीक है, इसको मैंने लात मारी यहाँ से, ठीक है, किक मारी है, तो ये बॉल यहाँ पे जाके किसने रोक ली, ठीक है, दूसरे प्लेयर ने। तो ये क्या हो गई कि कोई पहले बॉल किस में थी, मोशन में थी, अब किस में होगी, रेस्ट में, रोकी तो ठीक है, किस में होगी, रेस्ट में। तो गति का दूसरा ये सॉरी फोर्स का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि कोई चीज़ गति में हो तो स्थिर में आ जाती है, मतलब आराम, मतलब रेस्ट और विराम अवस्था में आ जाती है बेसिकली। ठीक है, और कि मतलब कई बार क्या होता है, मतलब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन की दिशा चेंज हो जाती है। देखो अपन अपन वॉलीबॉल खेल रहे हैं सपोज करो, तो अपन कई बार वॉलीबॉल अपने हाथ से लगे मतलब दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब सीधी नहीं जाके मतलब और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब फोर्स तो है बॉल में भी, तभी वो चल रही है, लेकिन उसकी क्या दिशा चेंज हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके मतलब गति के प्रभाव पड़ते हैं किसी वस्तु के ऊपर। अगर किसी वस्तु के ऊपर मतलब बल के प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर किसी वस्तु के ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करें तो क्या क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रभाव बता दिए बल के किसी वस्तु के ऊपर लगने पे क्या क्या होते हैं। तो अपन देख लेते हैं फोर्स की। मैंने आपको ऐसे यूनिट काफ़ी बार बता दी, न्यूटन होती है। ठीक है, तो अपना फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो मास को किस में लिखेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी ये आ गई फोर्स की ऐसे यूनिट आ गई। ठीक है, इसे अपन डायमेंशन में फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे भी केजी दिखे वहाँ पे m1 लिख दिया, जहाँ पे मीटर दिखा L1, और टाइम टी नीचे तो ऊपर जाके किसको हो जाएगा, नीचे प्लस को ऊपर जाके माइनस का। तो ये इसकी क्या गई, डायमेंशन आ गई फोर्स की। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, देख लेते हैं अब इसके अंदर क्या है। तो इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसको। बेसिकली इसके अंदर क्या होती है, अगर कोई चीज़ गति में है ना तो वो गति करती जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो वो बॉल मतलब गति करती जाएगी। ठीक है, या फिर कोई चीज़ मोशन में है, और या फिर कोई चीज़ रेस्ट में, तो जहाँ तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो रेस्ट में पड़ी रहेगी। तो ये देखते हैं, ये मतलब प्रैक्टिकली होता नहीं है। देखा आपको मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। अपन कई बार बॉल फेंकते हैं तो बॉल मतलब थोड़ी दूर के मतलब थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, लेकिन अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बोलता है कि अगर उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगे तो वो रुके ही नहीं गी, तो फिर बॉल रुक क्यों जाती है, अपन थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाती है। तो ऐसा क्यों है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली एक फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स अपने मतलब उसको अपन घर्षण बल बोलते हैं। तो वो फोर्स हमेशा ये बॉल और ये सरफेस है ना उसके बीच में लगता रहता है, जो अपने को मतलब दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो ये बॉल है ये यहाँ पे जाएगी ना आगे आगे, तो यहाँ पे इसके बीच एक फोर्स लगता जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वो बॉल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाती है।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई बॉल अपन मतलब रुकती क्यों है। उसके ऊपर भी एक बल लग रहा होता है जिसका अपने को पता नहीं होता, और जो बल लगता है उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल बोलते हैं। तो कोई मतलब वो बॉल घर्षण बल की वजह से रुक जाती है। तो अपन चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। उससे पहले अपन कुछ टर्म एंड देख लेते हैं ना, कुछ टर्म देख लेते हैं। तो अपने फर्स्ट टर्म है मोमेंटम, संवेग। ठीक है, संवेग क्या होता है? संवेग होता है कि मतलब कोई वस्तु है कि मतलब कोई एम मास की वस्तु है तो कितनी वेलोसिटी से जा रही है, उनका प्रोडक्ट संवेग होता है ना। तो संवेग क्या होता है उसको अपन पी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कितनी मास की वस्तु कितनी वेलोसिटी से जा रही है उसको अपन बोलते हैं संवेग। संवेग होता है अपना, इसको पी से डिनोट करते हैं, और संवेग इक्वल टू पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है। चलो अपन देखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने आपको बताया था कि जो अपना सरल रेखीय गति होती है ना, यानी एक डायरेक्शन में जो अपनी गति होती है ना, मोशन, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। मेन स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो ये बोल रहा हूँ, इफ मोमेंटम ज़्यादा होगा तो किसी चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होगा, हार्ड होगा। तो सपोज करो कोई गाड़ी देखो 20 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसको रोकना आसान है। फिर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसको रोकना आसान है। अगर दोनों का सपोज करो वेट मास एम ले लेता हूँ मैं, द्रव्यमान। ठीक है, बताओ तो मतलब ये आराम से अपन बता सकते हैं कि जो 40 किलोमीटर की स्पीड है उसको रोकना आसान है। तो ये कैसे होता है? देखो मोमेंटम क्या होता है अपना, एम इंटू वी। मतलब मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होता है। अब देखो मोमेंटम फर्स्ट वाले कितना आएगा, एम तो सेम है, एम चलो 2 ले लेते हैं। ठीक है, आसान हो जाए अपना। और ये 20 है, बी तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, और दूसरे में मोमेंटम कितना आएगा, 20 इंटू 40, 80 आएगा, 80। तो बताओ अब ये अपना क्लियर हो रहा है कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करें। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओबियसली मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी एस यूनिट देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। एम किस में मापते हैं अपन, केजी में, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने आगे इसकी एस यूनिट। चाहो तो आप डायमेंशन भी देख सकते हो, डायमेंशन जहाँ पे केजी है वहाँ पे एम लिख देंगे, M1। और ये अपनी लेंथ, ये सॉरी लेंथ है मीटर में, तो इसको लिख देंगे L1। और टाइम ये सेकंड में, उसको जहाँ पे टाइम जगह T1 लिख दें, टी यहाँ पे T1 नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि फोर्स क्या होता है, मतलब पुश को अपन फोर्स बोलते हैं, मतलब धक्का मारना है, खींचना। ठीक है, और फोर्स की इफेक्ट बता दी है कि फोर्स के मतलब क्या क्या प्रभाव होते हैं किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स लगता है तब। ठीक है, और फिर मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बता दिया जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मतलब न्यूटन के कौन से लॉ को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इसका आंसर अपने को मिल गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब देखते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाने से पहले आपको मोमेंटम पढ़ा दिया, संवेग पढ़ा दिया। संवेग क्या होता है, संवेग एम इंटू वी होता है, और उसकी एस यूनिट बता दी और डायमेंशन बता दी। अब देखते हैं इम्पल्स देखते हैं। तो इम्पल्स क्या था, आवेग, हिंदी में बोलते हैं आवेग। तो इम्पल्स कुछ नहीं होता, वैसे मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उसको अपन बोलते हैं आवेश, ये आवेग बोलते हैं। ठीक है, और आवेश तो अपन चार्ज को बोलते हैं, सॉरी, और इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। ठीक, तो आवेग क्या होता है कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह कोई वस्तु अपनी स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, मास कितना है, 2 kg। और फिर थोड़ी देर बाद में इसकी स्पीड बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, मास तो सेम ही रहेगा, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि आवेग क्या होता है। इसमें आवेग फाइंड करना देखेंगे। मैंने आपको बताया था आवेग होता है चेंज इन मोमेंटम, ये आवेग। ठीक है, मोमेंटम में चेंज को आवेग बोलते हैं। ठीक है, संवेग में चेंज को आवेग बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल आवेग निकालिए, संवेग निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, पी। ठीक है, पी इनिशियल। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास दे रखा है 2, वेलोसिटी है 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड मास। ठीक है, मास की यूनिट हो रही है इसकी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 40। तो अब बताओ
मैंने बताया था आपको कि अब ये डिफरेंस होता है, आवेग मतलब मोमेंटम का डिफरेंस होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो इम्पल्स हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना आ गया आवेग। ठीक है, आवेग आ गया, इम्पल्स आ गया। तो इम्पल्स की यूनिट भी सेम ही होगी क्योंकि जो मोमेंटम की है, क्योंकि ये मोमेंटम का डिफरेंस ही तो है। अब मैं बोलूँ कि अपन कोई लेंथ है 10 मीटर, उसके अंदर से 5 मीटर निकाल देंगे तो बेसिक जो 5 मीटर, जो 5 होता है वो भी मीटर में आएगा। ठीक है, तो इसकी एस यूनिट भी सेम होगी जो मोमेंटम की होगी। ये अपनी इम्पल्स की एस यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन भी सेम ही होगी m1 L1 T-1। ठीक है, ये अपनी इसकी डायमेंशन आ गई। अब देखते हैं आगे। अब अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, संवेग में परिवर्तन की दर, उसको बोलते हैं अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो। अब देखते हैं ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं। सपोज करो ये अपना कोई ब्लॉक है, ये इस साइड में जा रहा है, अपन इसको इस साइड ले जा रहे हैं, ये क्या है फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये मास, ये कोई मास है, ये और एक्सेलरेशन ए है। तो बेसिकली एक बार मैं आप आके समझाता हूँ ये कैसे आया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आता है। तो मैंने आपको समझाया कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज हो उसको अपन फोर्स बोलते हैं। ये अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम। तो अपना मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एम वी अपॉन डेल टी। तो एम तो कांस्टेंट है, एम तो हमेशा फिक्स रहेगा, एम में तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो मैंने आपको पीछे भी समझाया कि मास तो फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो मास को अपन बाहर ले लेते हैं, चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में, डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये अपना डेल वी और डेल टी अपना देखा हुआ लग रहा है। तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, ये अपना होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ए एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये अपना ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपन ने क्या किया, सबसे पहले सेकंड लॉ पे, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। तो अपने लिख दिया एफ इज इक्वल टू डेल पी अपन डेल टी, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, तो मोमेंटम को लिखते हैं एम इंटू वी। तो अपन ने लिख दिया पी की जगह एम वी लिख दिया, फिर एम को निकाल लिया बाहर क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में और टाइम में। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला अपना ऐसे बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.9 kg। तो ठीक है, कोई एक फोर्स लग रहा है, नियत कांस्टेंट बल लग रहा है। ठीक है, लगातार फिक्स है फोर्स, एक किसी बॉडी पे किसी वस्तु पे लग रहा है जिसका मास कितना है 0.9 kg है, एट रेस्ट इन 10 सेकेंड। ठीक है, 10 इन एट रेस्ट इन 10 सेकेंड द बॉडी मूव ए डिस्टेंस 250 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। तो अपने क्या इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कोई वस्तु है 0.9 kg की, उसके ऊपर अपन 10 सेकेंड तक फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, तो वो 250 मीटर चल लेती है। ठीक है, तो अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना फोर्स लगा वो फाइंड करना है, कि अपने ने कितना फोर्स लगा है वो फाइंड करना है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 4.5 न्यूटन। तो पहले खुद से करने की कोशिश करो, नहीं आई तो अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अपने क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन, जो कोई भी क्वेश्चन करो उससे पहले गिवन लिख लिया करो। ये अपना गिवन है क्या है, एक तो मास दे रखा है 0.9 kg। ठीक है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, और अपना दे रखा है अपना डिस्टेंस एस दे रखा है कितना, 250 मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए अपने को क्या चाहिए, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स के लिए चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर अपने को मास दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये 9 kg इस साइड में फोर्स लगा, ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो देखें यू दे रखा है 0 इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट में थी, ये लिख रखा क्लियरली 9 kg एट रेस्ट, मतलब रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एस अपना 250 है, यू इक्वल कहते हैं 0। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वो होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू कितना है 0, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हाफ ए अपने को फाइंड करना है और टाइम कितना 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कितना 250, ऐसा अपने को 250 दे रखा है। ऐसा अपने को कितना दे रखा है 250 दे रखा है। एस ये सबसे पहले इसके अंदर यू 0 इंटू टी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी। हाफ ए फाइंड करना है और टाइम 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं 250 लिख दिया, इसको या इससे काटेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 50 है, कट जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन कितना जाएगा अपना 5 आ जाएगा। तो अब आप आराम से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अपने को 0.9 kg दे रखा है और फोर्स है 5, तो फोर्स कितना आ जाएगा 9.5 0.9 इंटू 5 4.5 न्यूटन आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तो एक बार अपन इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं। अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना था फोर्स और दे क्या अपने को देख क्या रखा था, मास दे रखा था, टाइम दे रखा था और डिस्टेंस एस दे रखा था। तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड किया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स की फॉर्मूले पुट करके अपना फोर्स फाइंड कर लिया। अब देखते हैं आगे, दूसरा देखते हैं। देखो ये अपना इसके अंदर देखते हैं, इम्पल्स रहने देते हैं। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़, अपने को एक रिलेशन पूछा जाता है। बेसिकली डायन क्या होता है, 1 डायन और 1 न्यूटन में एक रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन और 1 डायन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। फोर्स की ऐसी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, ये अपने को न्यूटन केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन 1 न्यूटन के इक्वल बोलते हैं। CGS अब इसकी CGS यूनिट फाइंड करेंगे। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन आपको काफ़ी अच्छे से समझे। C का मतलब अपन डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेंगे, G का मतलब मास को ग्राम में लेंगे और S का मतलब टाइम को सेकंड में लेंगे। तो मास यहाँ पे किस में kg में, CGS में इसको ग्राम में लेंगे और ये मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे और S स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डायन। तो इसके अंदर रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले डायन और मतलब 1 न्यूटन के अंदर, तो अपन कुछ नहीं 1 न्यूटन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 और 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये न्यूटन वाली पुट कर दो। ठीक है, 1 न्यूटन होता है। ठीक, तो ये डायन वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 डायन इक्वल टू 1 न्यूटन। अपना आराम से हो गए, आपको समझ आ गया रिलेशन बिटवीन 1 डायन और 1 न्यूटन और 1 डायन में ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 1 डायन या 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायन होते हैं, फिर मतलब डायन के ये 10 की पावर 5 डायन इज इक्वल टू कितने न्यूटन होते हैं। तो ये आपको रिलेशन मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं अपने थर्ड लॉ पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, या थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। बेसिकली होता है एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल ले लो, अपन बॉल को मतलब जितना फास्ट दीवार के ऊपर मारते हैं वो उतनी स्पीड से अपने को वापस अपने पास आती है। तो इसको क्या बोलते हैं मतलब बेसिकली। तो थर्ड लॉ ये है कि मतलब एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये प्रतिक्रिया और हिंदी में पता नहीं यार क्या बोलते हैं इसको, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, बेसिकली थर्ड लॉ को बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अब देख लेते हैं आगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने वही एग्जांपल ले रखा है। ये कोई 2 बॉल हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। तो पहले फोर्स लगाती है दूसरे के ऊपर तो F21 और दूसरी फोर्स लगाती है पहले के ऊपर तो F12। ठीक है, ये बता रखा है मैंने बेसिकली। थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ या फोर्थ का थर्ड लॉ ये है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अपन मतलब जितनी फास्ट अपन सपोज करो दीवार के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, अपन धीरे से दीवार के ऊपर हाथ लगाएंगे अपने दर्द नहीं होगा। जितना ज़्यादा मतलब दीवार के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना अपने मतलब जितना जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। मतलब अपन जितना फोर्स दीवार के ऊपर लगा रहे हैं दीवार भी अपने ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो अपना रॉकेट होता है कि रॉकेट जमीन के ऊपर जितना फोर्स लगाता है उतनी स्पीड से ऊपर जाता है। एक अपनी गन होती है, जब भी गन चलाते हैं तो गन हमेशा पीछे की तरफ आती है, तो जो पीछे की तरफ आती है उसको अपन रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, एक तो रॉकेट का एक रिकॉइल गन का, और बाकी ये हाथ वाला भी है, काफ़ी है, आप देख लेना। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर ये अपना टॉपिक फिनिश हो गया। तो एक क्वेश्चन है, कोई देखो क्वेश्चन देखो, अपने को कोई एक वस्तु है जिसके ऊपर फोर्स है 40 न्यूटन, इसको ऊपर लिख देता हूँ 40 न्यूटन, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वस्तु है उसके ऊपर फोर्स है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन। ठीक है,
को दो वस्तु दे रखी हैं, अगर अपन दोनों वस्तुओं को जोड़ दें तब एक्सीलरेशन कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछे। एक वस्तु दे रखी है ए, जिसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दूसरी वस्तु है 20 न्यूटन, उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर अपन ए और प्लस दोनों वस्तुओं को जोड़ दें तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा। तो सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अपना फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स अपॉन मास। तो अपने को फोर्स, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। देखो आप सबसे पहले कि अपने को अब इसके अंदर फोर्स तो दे रखा है दोनों के अंदर 40 न्यूटन और 40 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो फोर्स तो टोटल कितना हो गया 60 न्यूटन हो गया, लेकिन अपने को मास नहीं दे रखा। तो अपन मास कैसे फाइंड करें, तो मास देखते हैं। सबसे पहले मास फाइंड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन का यूज करके। ए ब्लॉक है वो है फोर्स इंटू, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है 40 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4। ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर की साइड 40 इज इक्वल टू मास इंटू 4। तो अपना मास कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सेम बी में यूज कर लेते हैं 20, फोर्स दे रखा है 20 और मास कितना हो गया 4, तो अपना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 kg, ये भी 5 kg। ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो अब अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन ये मास। तो फोर्स अपने पास पहले फोर्स आ गया था 40 ये 60 न्यूटन। ठीक है, फोर्स और मास आ गया, पहले में आ गया 10 kg, दूसरे में 15, तो टोटल 15 kg आ गया। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना होता है अपना, ये फोर्स था 60, मास 15, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 60 अपॉन 15 इक्वल टू ए। तो ये अपना आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आपको ये काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स। इसके अंदर 3 लॉ हैं। फोर्स क्या, ये फोर्स होता है पुल एंड पुश, खींचना या धक्का मारना। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं ये अपना जड़त्व का नियम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लॉ था जिसके अंदर मोमेंटम में चेंज होता है, और थर्ड लॉ था एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।